हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र अहम्पा एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर आपके सामने स्टूडेंट्स हाजिर हूँ। आज भारतीय इतिहास की जो टेस्ट सीरीज़ का अंक सेकंड लेकर के हाजिर हूँ स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और साथियों, इसमें क्या है, जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख रहा हूँ उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसका कमेंट करके मुझे 100% बताना। और साथियों, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने ये जो क्वेश्चन है ये अपने जो पुराने आए हुए क्वेश्चन और उनको मेंशन करते हुए और आने के जो चांस है वो सभी क्वेश्चनों को ध्यान में नज़र रखते हुए स्टूडेंट्स आपके सामने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से आपके लगभग है वो क्वेश्चन मिल जाए। साथियों, लगभग 550 के आसपास जो क्वेश्चन रखूँगा इस टेस्ट सीरीज में। और इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स, जैसे आपको वैसे क्लासेस में मैंने पढ़ाया भी है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ाया भी है। तो स्टूडेंट्स, आपके उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यदि कोई एक आधा क्वेश्चन है तो वो भी साथ में मेंशन करते रहना। हाँ जी, तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अधिक से अधिक अपने स्टेटस पे साथियों ये लिंक शेयर कर लो, जल्दी से जल्दी करो, जुड़ जाइए। हाँ जी, अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में लाइक करके और साथियों इसको शेयर कर लो अपने स्टेटस और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। और थर्ड चीज़, आपको साथियों प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको लगभग 10 से 12 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप एनालिसिस करके इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। ठीक बात है, चलो अपन टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल तो एक फर्स्ट टेस्ट सीरीज का वो जो पेपर डाला उसमें मेरे व्यूज से ज़्यादा मैसेज आ गए, सर थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही थी। अरे स्टूडेंट्स, आ गई होगी, कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब तो सही आवाज़ आ रही है ना। हाँ, जल्दी से जल्दी शेयर कर लो, लाइक कर लो। और चलो स्टूडेंट्स, अपन क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का इस सेकेंड अंक का कल 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन उससे आगे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में 10 सेकंड का समय दूंगा, आप उसमें आंसर दे देना। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुलोम विवाह का अर्थ है। मैंने ट्रिक बताई होगी, बिल्कुल शानदार। जब विवाह के 8 प्रकार बताए हैं, नहीं तो साथियों विवाह के 8 प्रकार इस यूट्यूब के अंदर भी मैंने अपलोड कर रखे, आप देखना, वो अच्छे से ट्रिक के साथ में बता रखे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फर्स्ट है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। सेकंड, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। थर्ड, ऑप्शन थर्ड, उच्च वर्ण पुरुष का, वन सेकेंड, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। चौथा, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। तो साथियों जल्दी से जल्दी, मैं 10 सेकंड इसमें गिन रहा हूँ, टाइमर चल रहा है वैसे भी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए ABCD में से। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। हाँ जी, चलो ठीक है साथियों, इसके अंदर अपन देखते हैं। मैंने आपको जैसे पढ़ाया होगा तो उसमें एक ट्रिक बताई होगी, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई होगी विवाह के अंदर। एक तो है अनुलोम, और एक है प्रतिलोम। साथियों, जो मेरा ये टेस्ट सीरीज देख रहा है, क्वेश्चन देख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनुलोम के अंदर तो साथियों अनु छोटी, अनु का मतलब लड़की छोटी, अनु लड़कियों के नाम होते हैं ये। और प्रतिलोम में पति छोटा, इसका मतलब अनु का पति छोटा। तो साथियों इसमें क्या है कि जो अनुलोम विवाह होगा उसमें निम्न वर्ण की नारी होगी और उच्च वर्ण का पुरुष होगा। तो ये समझ में आ गया, अनुलोम के अंदर अनु छोटी और प्रतिलोम के अंदर पति छोटा। इसका मतलब साथियों इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब साथियों प्रतिलोम यदि पूछे अनुलोम की जगह तो साथियों ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न वर्ण का पुरुष का मतलब पति निम्न का, ठीक, और उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। तो साथियों इस ए का, जिसने इस पहले क्वेश्चन 31वें का
ए ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल सही है। 30 तक अपन ने पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, आपने अभी तक वो नहीं देखे साथियों। कंटिन्यू सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल से लेकर के और देश आज़ाद हुआ तब तक अपन सारे क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से कंटिन्यूटी के साथ में, और इसके ऊपर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, 1 नंबर टेस्ट सीरीज, 2 नंबर, 3 नंबर, इस हिसाब से लगा रहा हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से कंटिन्यूटी के हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो इस फर्स्ट का ए जिसने कहा वो इस ए ऑप्शन देने वाला, आंसर देने वाला साथियों विनर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। और जल्दी से जल्दी साथियों जुड़ जाइए। और दूसरी बात है, जो भी स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने सवाल सही किए, अपने पास में पेन पेंसिल रख, पेन पेंसिल कॉपी या उसमें आप लिखते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। हाँ जी। और लास्ट बार वाले क्वेश्चन 30 में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जिसमें 27-28 क्वेश्चन सही हुए, तो ये आपके सिलेक्शन की शुभ संकेत है। चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। 32वां मतलब इस टेस्ट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन। साथियों, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। साथियों, ये प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ है, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, इसमें संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है? साथियों, सबसे पहले तो ऑप्शन फर्स्ट है गौतम, सेकंड है कपिल, थर्ड है पतंजलि, और चौथा है आपके पाणिनि। तो साथियों, इसमें आप जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, 10 सेकंड का समय, जल्दी कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख दें, ताकि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। चलो ठीक है, वेरी गुड। इसमें साथियों जिसने ये पाणिनि बताया है वो साथियों आपका आंसर सही होगा, चौथा। साथियों ध्यान दीजिएगा, अपन पाणिनि की यदि अपन बात करें, पाणिनि, तो ये साथियों एक नंद वंश के शासक जिसका नाम था महापद्म नंद है, उसके दरबारी थे। और साथियों पाणिनि ने 8 अध्यायों वाली एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। साथियों संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, ठीक बात है। अब साथियों इसमें और भी ऑप्शन है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। इस सेकंड का तो आंसर हो गया 4, ठीक है। इसमें ऑप्शन और क्या क्या है उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, गौतम आपके न्याय दर्शन का साथियों प्रतिपादक है गौतम, और कपिल है ये साथियों सांख्य दर्शन के। अरे साथियों आप पढ़ते हो ना, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे है? कोलायत बीकानेर, है ना, कोलायत बीकानेर। तो वो सांख्य दर्शन के मुनि है कपिल, और ये गौतम न्याय दर्शन के है। पतंजलि योग, अरे पतंजलि योग पीठ, ये तो सवाल सही कर लोगे ना। हाँ जी। और साथियों ध्यान दीजिएगा, इस पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी है, इसके ऊपर ये पतंजलि ने महाभाष्य एक पुस्तक लिखी थी, महाभाष्य एक टीका लिखी थी साथियों। किसकी पुस्तक? इस अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, इसके ऊपर इसने संस्कृत के अंदर महाभाष्य लिखी थी, ठीक बात है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा कमेंट में बताना बेटों ने, एक ने भी नहीं बताया, ठीक है। आपको इतना क्वेश्चन इजी, उसका भी आंसर नहीं आता है। साथियों ये जो पतंजलि है, ये पतंजलि किसके दरबार में था, ये क्वेश्चन था, तो साथियों शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था, ठीक है। और साथियों पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, जिसका ये पतंजलि था, ये साथियों उसका प्रधान पुरोहित था, किसका? पुष्यमित्र शुंग का। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें 33वां क्वेश्चन नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन फर्स्ट सिंधु, सेकंड सरस्वती, थर्ड पौरुषणी मतलब रावी नदी। पौरुषणी किसका नाम है? रावी नदी का, जिसके किनारे 10 तागीय युद्ध हुआ था, कल बताया था अपन ने। और सतलज के लिए सतुंद्री शब्द का प्रयोग किया गया है। जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 33वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए, 10 सेकंड का समय है। इतने इजी क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। और मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें बता रहा हूं, उसको भी ध्यान में रखना। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। आप लगभग सभी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं साथियों। इसमें जो सरस्वती नदी है, ये प्राचीन सबसे पवित्र नदी, प्राचीनतम पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे ऋग्वेद में जो वैदिक काल है उसके अंदर साथियों उल्लेखित
सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, किंतु सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी। ये साथियों पौरुषणी रावी नदी को कहा गया है। वर्तमान में जो रावी नदी है उसको कहा गया है पौरुषणी, जिसके किनारे 10 राज्य युद्ध हुए। और जो साथियों सतलज नदी है उसके लिए सतुंद्री शब्द का प्रयोग किया है, सतुंद्री, ठीक है, सतलज के लिए। ठीक है, तो इस 33वें का आंसर होगा सरस्वती। जिसने सरस्वती नदी बताया वो इस क्वेश्चन का विनर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से 34वां, निम्न में से कौन कौन मुख्यतः जल या समुद्र का देवता है? जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, अब मुझे पता है बेटे सारे गलत बताएंगे, सारे के सारे गलत बताएंगे, देखना। इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट्स सही बताएगा जिसने पढ़ रखा है। जल्दी करो, फिर एक एक चीज पे अपन इस चारों ऑप्शनों पे थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ जी ठीक है, चलो मुझे पता था आप गलत ही बताओगे। हाँ मैं देख रहा हूँ ऑप्शन आपके। ठीक है चलो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ये नहीं स्टूडेंट्स, आप सभी ने इंद्र बताया है। साथियों इसका आंसर है वरुण। वरुण साथियों देखो, अब इसमें अपन बात करते हैं इस 34वें क्वेश्चन की। इसका आंसर क्या है? वरुण है। देखो वरुण को रित का संरक्षक बताया गया है। साथियों आज की तारीख में इंद्र भगवान बरसात करा दे, बरस बरस मारा इंद्र राजा, तो वो साथियों अलग चीज है, वो तो बाद में इंद्र को अपन बरसात के देवता के रूप में मानते हैं। देखो इसमें क्या है, वैदिक कालीन बात करें तो मूल रूप से साथियों ये जो वरुण है वो रित का संरक्षक माना गया है। ठीक है, हाँ तो अपन अभी गीत गाते हैं ना, बरस बरस मारा इंद्र राजा तू बरसे हमारे काज सरे, है ना। तो ये तो साथियों अपन इसलिए तो क्वेश्चन गलत किया है। वरुण है, वरुण को रित का संरक्षक माना गया है। रित का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों जगत की नैतिक भौतिक व कर्मकांड की व्यवस्था को रित कहा जाता है और उसका संरक्षक वरुण है। ध्यान दीजिएगा साथियों, वैदिक काल के अंदर साथियों सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, सेकंड अग्नि था, अग्नि, और थर्ड था महत्वपूर्ण देवता जिसका नाम है वरुण। साथियों इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है, इसका 200 बार उल्लेख मिलता है, और इसका 30 बार, वरुण का 30 बार उल्लेख मिलता है। ठीक बात है। तो साथियों इसमें ये जो आपके नदियां, जल, समुद्र और रित का संरक्षक वरुण को माना गया है और तीसरा महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, अब साथियों देखो देखे, ये यदि आपके आ जाए कि बरसात के देवता कौन है, अब देखो इसमें जल आया, और यदि आपके शब्द आता कि वर्षा का देवता कौन है, साथियों वर्षा है ना, अपन यदि कभी कभार एक श्लोक पढ़ा हो, ओम यंतु नदियो वसंतु पर्जन्या सुखी फला औषध्यो भवंतु, इसमें एक शब्द आया है प्रजन्या, प्रजन्या। साथियों प्रजन्या है एक देवता जो कि साथियों बरसात के देवता के रूप में ऋग्वैदिक कालीन लोग बरसात का देवता पर्जन्या को मानते थे, और पर्जन्या साथियों बादल का प्रायोजित शब्द भी है। ठीक बात है। अब साथियों देखो नास्तिय या अश्विन, ये साथियों आकाश के देवता है, और मित्र भी साथियों ऋग्वैदिक कालीन एक देवता थे। साथियों इसमें क्या है, 33 प्रकार के देवता माने जाते हैं ऋग्वैदिक काल में आकाश, पाताल और पृथ्वी के देवता के रूप में। तो अब जिसको अपन अपभ्रंश होकर के 33 करोड़ के देवता, ठीक है, तो वो साथियों 33 प्रकार के मूल रूप से देवता थे। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सी बताया वो एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो साथियों मैं इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें बता रहा हूं ताकि आपको भविष्य में भी यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सही कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? कल भी बताया था साथियों, गलत कर लिया ना तो फिर ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। फर्स्ट ऑप्शन वशिष्ठ, सेकंड विश्वामित्र, थर्ड इंद्र, चौथा परीक्षित। जल्दी करो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का यदि आंसर गलत बता दिया ना तो फिर पढ़ने में क्या मतलब फिर। हाँ जी जल्दी करो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। तो कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल है, और इसमें आंसर कौन सा हुआ साथियों? विश्वामित्र। साथियों जो ऋग्वेद है उसके अंदर कुल 1 से लेकर के 10 मंडल है, उसमें जो तीसरा मंडल है उस मंडल का नाम है विश्वामित्र, और उस विश्वामित्र ऋषि है उसने गायत्री मंत्र की रचना की। और गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है साथियों। गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना,
कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। किसको समर्पित है? सावित्री को। यदि सावित्री नहीं हो तो साथियों सूर्य कर लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या है कि स्कूल में पहले से ही माँ सरस्वती के फोटो को आगे ये मंत्र बोलते रहे तो काफी बच्चे इसमें सरस्वती कर लेते हैं, तो ध्यान रखना। आंसर क्या होगा इसमें? गायत्री गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा रचित है और सरस्वती माता को समर्पित नहीं होकर के ये सावित्री देवी को या सूर्य भगवान को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 36, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अरे कुणिक्यो कहते हैं ना, तो साथियों बताओ देखिए इसमें से कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है बिंबिसार, सेकंड है उदयन, थर्ड है अजातशत्रु और चौथा है कोई नहीं। जल्दी से जल्दी जवाब दो, आई एम वेटिंग। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। 36 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो व्यक्ति अपने पिताजी की हत्या करेगा वही कुणिक्या कहलाएगा। हर्यक वंश का शासक कुणिक्या कौन था? जिसने अपने पिता की हत्या की थी, और वही शासक जिसके समय मेखली और साथियों मखली, और साथियों आपको कल मैंने बताया था ना भगवान बुद्ध का और मखली, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल और भगवान बुद्ध दोनों का निर्माण हुआ था। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें साथियों आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु साथियों अजातशत्रु है, और अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है क्योंकि अजातशत्रु साथियों अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, अजातशत्रु, और साथियों इसको कुणिक कहा जाता है। और साथियों इस बिंबिसार इसको श्रेणिक कहा जाता है, श्रेणिक। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? कुणिक, कुणिक। ठीक है, कुणिक और श्रेणिक कहा जाता है। ठीक बात है, तो ये है आपके आंसर होगा सी। इसका जो 36 का सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिएगा भगवान बुद्ध के समय बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उस समय अजातशत्रु शासक था, और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था मेखली गोसाल, उसकी मृत्यु हुई उस समय भी ये अजातशत्रु ही शासक था। और साथियों इसने फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, नाम है अजातशत्रु। करना साथियों, ये एकदम परफेक्ट, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाए तो फॉर फ्यूचर में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 37। क्लास में तो घणे ही याद कराए बेटों को, डेली क्वेश्चन पूछता था। अब आपको याद है या नहीं है वो तो आपको खुद को पता है। कोई तो बेटे देख देख के बता देते, एक ने आंसर दिया पीछे सभी गलत बता देते। चलो ठीक है, 37, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अरे वाह, इतना इजी क्वेश्चन, अब भी कोई गलत कर लेगा ना फिर कोई मतलब नहीं है। जल्दी कीजिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट अजातशत्रु, सेकंड उदयन, थर्ड अशोक और चौथा है घनानंद। ठीक है, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, जल्दी करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, 10 सेकंड आपको टाइम दे दिया है, आपने आंसर भी दे दिया है। आंसर है उदयन। उदयन, जिसने साथियों उदयन आंसर दिया है, ये साथियों एकदम परफेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को माना जाता है। ठीक बात है, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को माना जाता है। ठीक है, हाँ। और साथियों पटना पटना शेरशाह सूरी को पटना का संस्थापक माना जाता है। पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम पटना ही है। और साथियों इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। अशोक ने श्रीनगर बसाया था झेलम नदी किनारे, याद रखना। अशोक ने जो श्रीनगर है ना झेलम नदी किनारे जम्मू कश्मीर में, अशोक ने बसाया था। चलो नेक्स्ट, इसमें साथियों जो 37वें का जो सेकंड आंसर बताया वो सही है। आप में से गिनते जाओ कितने कितने सवाल सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट शिशुनाग, सेकंड कालाशोक, थर्ड नंदीवर्धन और चौथा कोई नहीं। जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, बताओ देखे कौन इस क्वेश्चन का कौन सही आंसर दे पाता है। सेकंड बौद्ध संगीति साथियों याद होना चाहिए, आपको क्लास में ट्रिक बताई थी, ए और के। अब साथियों देखो सेकंड बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति ए, सेकंड के, थर्ड ए और चौथा के।
अब तो ट्रिक बता दी। हाँ जी, तो साथियों इसमें देखो, हाँ जी मैं अब आंसर बता देता हूँ, आपने बता दिया है, वेरी गुड। साथियों आंसर है कालाशोक। ए से है अजातशत्रु, के से है कालाशोक, ए से थर्ड, ए से मतलब तीसरी बहुसंगीति अशोक के समय भी, और चौथी भी कनिष्क के समय, कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के समय। ठीक है, तो साथियों इस कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इसमें जो साथियों 38 का जो सेकंड आंसर दिया ये सही है। गिनते जाना स्टूडेंट्स, पता चलेगा अभी कितने क्वेश्चन सही हुए, आप कितनी पढ़ाई करते हो। हाँ जी, 39, क्वेश्चन नंबर 39, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो साथियों इसमें देखो सिकंदर और पोरस की बात कर रहे हैं। पोरस शासक था उत्तर पश्चिम क्षेत्र का, और साथियों सिकंदर, सिकंदर साथियों 326 ईस्वी के अंदर एक यूनानी शासक था सिकंदर, उसने आक्रमण किया था। ईसा पूर्व है, बीसी। तो देखो देखे, ऑप्शन फर्स्ट रावी, सेकंड है झेलम, थर्ड है सतलज और चौथी है चेनाब। ऑप्शन 4 है आपके सामने, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इसमें काफी कुछ तुक्के ठोक रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है साथियों, इसमें आंसर होगा सेकंड, झेलम। झेलम नदी के तट पर पड़ाव रखा था। साथियों इसमें क्या है कि जैसे आपको मैंने पहले भी क्लास में भी बताता हूँ, ये जैसे हिंदुस्तान का मैप है, और हिंदुस्तान के मैप के अंदर साथियों देखो, उत्तर में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इस हिसाब से 6 नदियां चलती है। और साथियों इसमें क्या है कि जो सिंधु झेलम, झेलम नदी है ना, यहाँ पे झेलम, झेलम नदी है सेकंड नंबर वाली, यहाँ पे नंबर 2, झेलम नदी के किनारे इन्होंने पड़ाव रखा था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और साथियों ये जो 5वें नंबर वाली नदी है ना, व्यास, व्यास तक तो आ गए थे। सिकंदर महान की सेनाएं साथियों व्यास तक आ गई थी, और उसके बाद में इसके 2 सेनापति, एक तो जल सेना को संभाले हुए था जिसका नाम था एक नियारकस। कौन सा कस? नियारकस। ये तो जल सेना को संभाले हुए था। और साथियों एक था जिसका नाम है कोनोस। ठीक है, कोनोस। तो साथियों इस कोनोस ने कहा कि कोने चलो आगे, है ना, कोनोस। साथियों कोनोस के सुझाव के ऊपर अमल करते हुए सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं चल करके हिंदुस्तान की तरफ आगे नहीं आया, और पीछे वापस मुड़ गया। और साथियों बेबीलोनिया के अंदर इस सिकंदर की मृत्यु हो गई थी जाते हुए। साथियों ये जो इन पोरस और सिकंदर के जो बीच में युद्ध हुआ था, ये इसको झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं साथियों, इसे वितस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं, इसका हाइडो स्पीज का भी युद्ध कह सकते हैं, हाइडो स्पीज का भी युद्ध कह सकते हैं। और ये किस किस के बीच में हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पोरस के बीच में कब हुआ था? 326 बीसी के अंदर हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम बताइए। देखें, सॉरी, कन्नौज नहीं, उज्जैन का। कन्नौज का तो कान्यकुब्ज से, ये तो कन्नौज का। उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए स्टूडेंट, सॉरी माइंड डाइवर्ट हो गया हल्का सा। तो उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए, उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए। उज्जैन, वही उज्जैन साथियों क्लास में बताना, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, वही उज्जैन, उसका प्राचीन नाम बताओ। ऑप्शन फर्स्ट अवंतिका, सेकंड तक्षशिला, थर्ड है कान्यकुब्ज और चौथा है धान्य कटक। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इसमें साथियों ये जो आंसर ए है ये बिल्कुल उज्जैन का प्राचीन नाम है। अवंतिका उज्जैन का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, हाँ जी, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। तो साथियों इसकी उज्जैन की 2
अवंती महाजनपद था और उसकी 2 राजधानियां थी, एक का नाम है उज्जैन और एक का नाम है वही बाहुबली वाली कौन सी, महिष्मति। ठीक है, उत्तरी राजधानी अवंती एक महाजनपद था अवंती का, उसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन और सेकंड महिष्मति था, महिष्मति। तो साथियों अवंती जो कि उज्जैन का प्राचीन नाम है। साथियों अब आते हैं, देखो ये कन्नौज के ऊपर बात कर ली, कन्नौज, कन्नौज ये कान्यकुब्ज कन्नौज का प्राचीन नाम था। ये साथियों तक्षशिला, इसके ऊपर और इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये कौन से स्थान है। साथियों तक्षशिला भगवान राम का नाम सुना, भगवान राम के भाई का नाम था भरत, भरत का एक लड़का था जिसका नाम है तक्ष, और तक्ष का साथियों जो क्षेत्र था वो पेशावर के आसपास था, और इसलिए साथियों ये तक्षशिला है, इसकी स्थापना राजा भरत के बेटे तक्ष, तक्ष ने तक्षशिला नगर बसाया था। और साथियों धान्यकटक ये साथियों आंध्र प्रदेश के आसपास है, जो सातवाहन वंश की राजधानी रह चुकी है। तो साथियों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हुआ, अवंतिका। साथियों मैं ये जानबूझ करके एक्स्ट्रा काफी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपके भविष्य में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सही कर सको, और हल्का फुल्का डिस्कशन भी हो जाता है और आपके खुद के भी क्वेश्चन भी, आपका खुद का भी आंकलन हो जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था। फर्स्ट है महानंदिन या नंदीवर्धन, सेकंड कालाशोक, थर्ड घनानंद, चौथा नागार्जुन। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था। हाँ जी जल्दी कीजिएगा साथियों। चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। इसमें साथियों ए आंसर हो जाएगा महानंदिन या नंदीवर्धन। इसने साथियों नंद वंश की स्थापना की थी और इसकी हत्या कर दी थी, जिसका नाम था महापद्म नंद, महापद्म नंद। तो साथियों यदि आपके ये महानंदिन या नंदीवर्धन नहीं ऑप्शन में हो तो महापद्म नंद कर लेना, तो वो नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके और साथियों एट लास्ट भारत का शासक बना था, अखंड भारत का शासक पहला बना था, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चलो नेक्स्ट 42। हाँ जी 42, क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। प्राचीन काल का बात कर रहे हैं, और साथियों मैं आपको बहुत सारे ट्रिकें भी बताता रहता हूँ क्लास में, और आपने कितना ध्यान दिया होगा। देखो देखे, सबसे पहले ऑप्शन है ईरानियों ने, सेकंड है यूनानियों ने, थर्ड है शक्कों द्वारा, और चौथा है कुषाणों के द्वारा। जल्दी कीजिएगा। हाँ जी चलो इसकी अपन बात करते हैं साथियों। इसमें यदि अपन आंसर की बात करें तो सबसे पहले ये जो दारा, जिसको डेरियस बाहु कहते हैं, दारा ने साथियों हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था। अरे कौन सी रानी, ईरानी, क्लास में कहता हूं ना, कौन सी नानी, यूनानी। तो साथियों ये ईरानी शासक था जिसका नाम है दारा, और इसने साथियों आक्रमण किया था सबसे पहला हिंदुस्तानी पे, प्राचीन भारत के इतिहास में हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था। और साथियों ये ईरानी है वो स को ह कहते हैं, स को क्या कहते हैं, ह, और सिंधु को हिंदू कहा, और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। ठीक है चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43। जल्दी कीजिएगा, इसका भी आंसर दीजिए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया। अब देखो साथियों ऑप्शन इसमें देखो, ईरानी द्वारा, यूनानी, शको व कुषाणों, ऑप्शन भी सेम, किंतु साथियों इसमें पहला तो ये बता दिया, और ये पूछ रहे हैं कि पहला यूरोपीय आक्रमण और हिंदुस्तान के ऊपर दूसरा, पहला तो ये बता दिया और सेकंड अब आक्रमण की पूछ रहे हैं। आंसर बताओ देखें। हाँ जी जल्दी कीजिएगा। चलो मैं आंसर बताता हूं इसका साथियों। ये है आंसर आपके यूनानी। कौन सी नानी, यूनानी। आपको बताया था 326 बीसी के अंदर, 326 बीसी के अंदर यूनानियों ने आक्रमण किया था। यूनानी शासक था जिसका नाम है सिकंदर
सिकंदर द ग्रेट। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनानी है ना, ये यूरोप का प्राचीन नाम है। यूनान यूरोप का प्राचीन नाम है और वहां का शासक था सिकंदर। उसने आक्रमण किया था 326। किस नदी तक आया था? व्यास नदी तक वापस चला गया था। अभी तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इसमें कैनोस इसका सेनापति था। कैनोस के सुझाव पे ये वापस चला गया और बेबीलोनिया के अंदर बुखार से इसकी मृत्यु हो गई थी, ज्वार पीड़ित से, है ना, बुखार हो गई थी। तो ये बुखार से साथियों सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोनिया के अंदर। तो ये साथियों इसका आंसर दो जिसने बताया, बी बताया 43 का, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वही क्वेश्चन देखो ध्यान से। आइडे स्पीस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, इसका युद्ध किन दो शासकों के बीच में? जल्दी से जल्दी जवाब दो स्टूडेंट्स। ये गलत कर लिया ना, अब भी जिसके ऊपर बहुत डीप में चर्चा हुई है, और साथियों उसको भी यदि आप गलत कर लोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। चलो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन सिकंदर एवं पोरस के बीच में, सेकंड ऑप्शन सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, और चौथा ऑप्शन है सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जल्दी करो। अभी बात हुई है, बिल्कुल वही झेलम नदी के पास में इन्होंने पड़ाव रखा, वही बिल्कुल ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में। साथियों इसमें सिकंदर जीतता है, पोरस हारता है, और सिकंदर के सामने पोरस को खड़ा किया जाता है और सिकंदर ने कहा बोल मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ में क्या शुरू किया जाए। तो साथियों उसने कहा कि आपको मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे वाले राजा के साथ में व्यवहार करता है। और साथियों इससे सिकंदर इस पोरस के शब्दों से खुश हो जाते हैं और इसे मुक्त कर लेते हैं। तो साथियों ये आपके हाइडे स्पीच, वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? सिकंदर बता 326 बीसी पे आक्रमण किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बताओ, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? घनानंद के समय, घनानंद के समय कब आक्रमण किया था? हाँ जी इसमें, हाँ टाइम दे रहा हूं, चलो जल्दी करो। चलो ठीक है मैं आंसर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है आपने बता दिया, अभी मैंने 2-3 बार बता दिया था, आपके बेट खोपड़ी में फैक्ट्री हो गया होगा, सही कर लिया। 326 ईसा पूर्व में साथियों घनानंद के समय आक्रमण किया था सिकंदर ने। हाँ जी अभी तक मेरे आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। स्टूडेंट्स क्या है कि थोड़े अकेला इंसान हो तो कम ही सब्सक्राइबर है, तो आप, मैं यदि किसी संस्थान के स्टेज से बोलता होता तो आज मेरे भी व्यूज़ काफ़ी अधिक होते, और मेरे बस चुनिंदा आपके जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो बस आपका ही सहयोग है। साथियों लाइक सभी कर लेना मित्रों, लाइक कर लेना स्टूडेंट्स, और शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहना, और स्टेटस पे लगा देना स्टूडेंट्स, और भी 2-4 जने देख लेंगे, उनको बेनिफिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन फर्स्ट पाटलिपुत्र, सेकंड वैशाली, थर्ड गिरिवज्र या राजगृह, चौथी चंपा। चंपा का तो नाम आपको पता ही होगा, चंपा को भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते ना, ठीक है जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। मगध की प्रथम राजधानी, टाइम दे रहा हूं। चलो ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपके, इसका आंसर है गिरिवज्र या राजगृह। ये साथियों फर्स्ट राजधानी थी किसके समय? ये स्टार्टिंग में बिंबिसार और अजातशत्रु के समय थी, और थर्ड साथियों उदयन आया था ना, उदयन ने बाद में साथियों इसको बसाया था पाटलिपुत्र को। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? सी। तो इसका सी जिसने आंसर दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी वाले इसको याद करें और नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था? वही 326 ईस्वी में सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय कौन था अंतिम, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी? जल्दी कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट महापद्म नंद, सेकंड घनानंद, थर्ड कालाशोक, और कोई नहीं, जल्दी कीजिएगा, जल्दी करो स्टूडेंट्स, ठीक है।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। गणानंद आंसर आपका एकदम परफेक्ट है। गणानंद साथियों, गणानंद के दरबार में कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त थे। और साथियों कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इस गणानंद से नाराज होकर के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोत्साहन देकर के साथियों तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा देकर के एट लास्ट नंद वंश का अंत करके और मौर्य वंश की नींव में हाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों इस 47 का आंसर क्या हुआ? 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन फर्स्ट कौशल, सेकंड अंग, थर्ड अवंती और चौथा कौन सी साली? वैशाली। जल्दी कीजिएगा, हाँ जी जल्दी करो, मैं तो बता ही दूंगा, ट्राई करो। देखे स्टूडेंट्स आप है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठे बैठे देखते रहते हैं ऑप्शन का। वो कोई भी साथियों आपको जो उचित लगे वो आंसर देना चाहिए, ताकि फॉर फ्यूचर में कोई गलती हो तो सुधार हो सके। ठीक है, तो साथियों हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आंसर देता हूँ इसका। साथियों 48 का आंसर है अवंती। अवंती का शासक था जिसका नाम है चंड प्रधोत। इसके एकदम तबीयत खराब हो गई, इसलिए बिंबिसार ने इस अपना राज वेद था जीवक इसको भेजा था अवंती में। और राजा चंड प्रदोत की तबीयत ठीक नहीं थी और साथियों इसके इलाज किया किसने? राजवेद ने। तो इसका आंसर सी जिसने किया वो बिल्कुल सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली देखो, गणतंत्र या गणराज्य किसको कहते हैं? गणराज्य के अंदर साथियों पर्टिकुलर एक राजा नहीं होता है, एक राजा नहीं होता है, राजवंश के सभी लोग राजा कहलाते हैं और उनके जो पूर्ण बहुमत के आधार पर साथियों निर्णय लिया जाता है, संस्थाएं बनी होती है इस हिसाब से। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के अंदर ऑप्शन फर्स्ट मौर्य, सेकंड नंद, थर्ड गुप्त, चौथा लिच्छवी। जल्दी से जवाब दीजिएगा, लिच्छवी। चौथा ऑप्शन लिच्छवी। स्टूडेंट जल्दी जवाब दीजिएगा, आंसर क्या सही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लिच्छवी आंसर सही है। लिच्छवी साथियों एक गणराज्य था, एक गणतंत्र था जो कि वैशाली के अंदर निवास करता था, वैशाली क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा लिच्छवी दोहित्र कौन था? लिच्छवी दोहित्र नाम से सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त साथियों, समुद्रगुप्त लिच्छवियों का दोहिता था और साथियों उसने लिच्छवी दोहित्र के नाम से सिक्के चलाए थे। साथियों चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था, उससे समुद्रगुप्त की उत्पत्ति हुई थी और इसलिए समुद्रगुप्त एक महान गणराज्य का या गणतंत्र का दोहिता होने के कारण अपने सिक्कों के ऊपर साथियों सोने के सिक्के चलाए थे, उसके ऊपर लिखवाया था लिच्छवी ही दोहित्र। इसका मतलब है लिच्छवियों का मैं दोहिता हूँ, जैसे महान गणराज्य या गणतंत्र का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट जैन धर्म, सेकंड बौद्ध, थर्ड सिख, चौथा हिंदू। जल्दी से जल्दी जवाब दो। त्रिपिटक, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है पिटारा, पिटक का है पिटारा। और साथियों 3 पिटारे, हाँ जी बिल्कुल 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 साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। साथियों सुत्त पिटक और विनय पिटक की स्थापना पहली बौद्ध संगीति के समय हुई थी और जो थर्ड बौद्ध संगीति है उसके समय, अशोक के समय थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, उस समय अभिधम पिटक की रचना की थी। सुत्त पिटक इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट कहलाता है साथियों। सुत्त पिटक इनसाइक्लोपीडिया मतलब बौद्ध धर्म का विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के साथियों, सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश वर्णित है। विनय पिटक के अंदर बौद्ध जो संघ के नियम है, विनय बौद्ध संघ के नियम है। और साथियों अभिधम पिटक है, उसके अंदर साथियों बौद्ध दर्शन का
वर्णन मिलता है। तो ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? मतलब डेथ कहाँ पे हुई थी ये बताना है। और ऑप्शन देता हूं। मैं तो आपको क्लास में इतनी सारी ट्रिकें बता बता करके याद करवा ही दिया था, और फिर भी एक बार एग्जाम चल रहा है तो आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट कुशीनारा या कुशीनगर, सेकंड कपिल वस्तु, थर्ड पावा और चौथा कुंडग्राम। जल्दी कीजिएगा। हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसका ऑप्शन है फर्स्ट। मैंने क्या कहा था? भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, पीछे कुशीनारा डेथ हो गई। अब पीछे कुछ रहेगा क्या? नहीं रहे ना। तो साथियों ये आपके, और कुंडग्राम के अंदर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और पावापुरी के अंदर मृत्यु हुई थी, और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कौन सी बीनी? लुम्बिनी। और साथियों यहाँ पे कुशीनारा। ठीक है, ये आपके मल्ल की राजधानी है कुशीनारा। पावापुरी मिठल्ला। तो साथियों ये कुशीनारा है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं 52। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जल्दी से जल्दी जवाब दो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट महिपाल, सेकंड देवपाल, थर्ड गोपाल और चौथा है धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है साथियों। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत धर्मपाल के समय भी। जल्दी से जल्दी जवाब दो। हाँ जी बिल्कुल साथियों, इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश साथियों बंगाल के अंदर है। ये आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल के अंदर, बंगाल के पाल वंश। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बेटा लाइक वाइक कर लेना स्टूडेंट्स, जो भी देख रहे हैं लाइक वाइक कर लेना और शेयर सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। ये तो क्या थोड़ा सा प्रचार बीच में होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट कनिष्क, सेकंड अशोक, थर्ड महाकश्यप और चौथा है उपाली। कौन सी पाली? उपाली। जल्दी करो। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखें, अरे साथियों एक ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्लास में, इतना अच्छे से आपको समझाया भी था। थर्ड बौद्ध संगीति के समय अभिधम पिटक की रचना हुई थी, है ना, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। ट्रिकें कितनी अच्छी अच्छी ट्रिकें बताई थी आपको। तीसरे में ए आ रहा है, इसका मतलब आएगा अशोक। अशोक मौर्य के समय साथियों पाटलिपुत्र के अंदर बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो अपन ने कहा सबसे पहले राजगृह के अंदर, सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली के अंदर, थर्ड पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर के अंदर कनिष्क के समय हुई थी चौथी, और थर्ड हुई थी अशोक। तो साथियों यदि आपको याद भी नहीं रहे ना, तो ये क्या लिखा? तुरंत ये तीन लिखते हैं ना, तीन से ये तीन अ भी बनता है, अशोक। तो इस हिसाब से भी कर लेना। ये लिखा 3, तो ये अशोक आ जाएगा। ठीक है, चलो 53। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई? ध्यान दीजिएगा साथियों, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखे, बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं, जैन की नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन फर्स्ट संस्कृत, सेकंड अर्धमागधी, थर्ड है पाली और चौथी है प्राकृत। भगवान बुद्ध ने किस धर्मों में किस भाषा में उपदेश दिए थे? भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे साथियों? इसमें आपके आंसर जल्दी कीजिएगा। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली है। और साथियों जो प्राकृत भाषा है
ये जैन धर्म की है। जैन धर्म के जो ग्रंथ कहलाते हैं वो आगम कहलाते हैं, आगम। जैन ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। और ये साथियों, ये बौद्ध धर्म के अंदर जो धर्म ग्रंथ है, पिटक है, जो साथियों पाली भाषा के अंदर भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। इसमें सी आंसर जिसने किया है वो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सांची क्यों विख्यात है? सांची, सारनाथ, नाम सुने ना खूब। चलो बताओ देखे। सांची, सारनाथ, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर। सेकंड, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। थर्ड, गुहा चित्रकारी। और चौथा है अशोक के शिलालेख। अब मुझे पता है आप सभी गलत करोगे। इस क्वेश्चन का लगभग आधे से अधिक बच्चे गलत जवाब देंगे। अरे वाह, गुड। देखो देखे, निहाल कर लिया। अरे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप एकदम परफेक्ट सोचो एक बार। ये जो शिलालेख है ना, शिलालेख को तो मैंने आपको क्लास में मैप बना करके अच्छे से बताया था कि 8 स्थानों पर मिले हैं। देखो देखे, अपने 2 तो पाकिस्तान के अंदर मिले, धौली व जोगड़ में 2 मिल गए थे, है ना। एक ये सोपारा बॉम्बे के अंदर, गिरनार गुजरात के अंदर, कालसी और ये एरनगुड्डी ये हो गए। इसमें कहाँ आपको मिल रहा है? सांची। सांची सारनाथ तो ये लघु स्तंभ लेख है, शिलालेख थोड़ी है, शिलालेख नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन है जिसको अच्छे से समझ करके अपन क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जब शिलालेख लिखा हुआ है ना, तो अपने को ध्यान से, यदि अशोक का अभिलेख लिखा हुआ होता तो ये सही हो सकता था, किंतु ये तो शिलालेख लिखा हुआ है। आप देखो देखे, कॉपी खोलोगे ना तो उसके अंदर अशोक के अभिलेख अपन ने पढ़े, उसमें सबसे पहले शिलालेख पढ़े। ठीक है, तो आप आराम से उसमें एक अच्छे से समझ सकते हो कि शिलालेख का क्या मतलब हुआ, स्तंभ लेख का क्या मतलब हुआ, गुहा लेख का क्या मतलब हुआ। तो ये तो जो शिलालेख है वो तो वृद्ध शिलालेख सिर्फ 8 स्थान पे मिले, इसमें सांची है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? सांची के अंदर। इसका जिसने बी आंसर दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बता दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन फर्स्ट कुशीनगर, सेकंड सारनाथ, थर्ड बोध गया और चौथा लुम्बिनी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से समझो। यदि आपका कोई आंसर गलत हो रहा है ना, तो भी उसको अच्छे से एकदम कॉपी में, है ना, लिखो, ताकि वो भविष्य में कभी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, इसका आंसर हो गया रुमिंदई, लुम्बिनी, वही लुम्बिनी साथियों। भगवान बुद्ध का जन्म देखो स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं। सबसे पहले लुम्बिनी के अंदर तो हो गया भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। ठीक है, बोध गया के अंदर साथियों भगवान बुद्ध ने उपदेश दे दिए, हाँ सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया के अंदर। एक सेकंड, सॉरी साथियों, ये जो है लुम्बिनी में तो जन्म हो गया, बोध गया के अंदर इनको, है ना, बैसाखी के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में, कौंडिन्य व उन 5 ब्राह्मणों को बुला करके। और साथियों ये कुशीनगर है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, पीछे कुछ ही ना रहा, तो इस हिसाब से साथियों जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी का साथियों क्या नाम है? वर्तमान में नाम क्या है? रुमिंदई, रुमिंदई। ठीक बात है, हाँ जी। ये नेपाल की तराई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? जल्दी से जल्दी जवाब दो 57 का, जल्दी से जल्दी जवाब दो। देखो तक्षशिला इसमें ऑप्शन है नहीं, तक्षशिला ऑप्शन नहीं है, नहीं तो अपन तक्ष की बात करते, जो भरत का बेटा था तक्षशिला, उसने भरत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला नगर बसाया था। राम भगवान के बेटे लव है, उसने लाहौर बसाया था। लव है ना, भगवान राम का बेटा लव और कुश था ना, जुड़वा बेटे थे, सीता माता के 2 बेटे लव और कुश ने साथियों लाहौर बसाया था। इसमें ऑप्शन फर्स्ट गंधार, सेकंड कन्नौज, थर्ड है नालंदा और चौथा है वैशाली। हाँ जी साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय इसका आंसर सही होगा।
गुप्त वंश का शासक जिसका नाम है कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और साथियों चीनी यात्री हेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलो 58, क्वेश्चन नंबर 58, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन फर्स्ट श्रवण बेलगोला, सेकंड लुम्बिनी, थर्ड गुलगुलमले और चौथा है पावापुरी। हाँ जी जल्दी कीजिएगा, मृत्यु कहाँ हुई है? हाँ साथियों जैन धर्म है ना, उसमें ग्रामर पावर ऐसे ही शब्द आएंगे, पावर ग्रामर ऐसे शब्द आए ना, समझ लेना कि जैन धर्म से संबंधित है। तो साथियों ग्राम मतलब कुंड ग्राम, कुंड ग्राम में तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और ये बिहार के अंदर है, बिहार के गया जिले के अंदर वहाँ पे साथियों। और उसको बसु कुंड कहते हैं, वर्तमान में बसु कुंड, बसु कुंड है, उसे कुंड ग्राम कहते हैं। वहाँ पे तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और साथियों मृत्यु हुई पावापुरी। काफी स्टूडेंट्स, मैं पहले और कुछ बता देता हूँ बेटे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी तो स्टूडेंट्स इसमें आंसर क्या होगा? पावापुरी, पावापुरी में मृत्यु हुई थी। साथियों ये भी आंसर बताना अति आवश्यक है। यदि आपको मैंने इस बार यदि मृत्यु की पूछी तो अगली बार यदि क्वेश्चन में जन्म का आ गया तो फिर आप गड़बड़ न हो जाए। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ, जिसे वर्तमान में कहते हैं, क्या कहते हैं? बसु कुंड, ठीक है, बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइक वाइक कर लिया क्या? लाइक कर लेना स्टूडेंट्स चैनल को। 59, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जल्दी कीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट जैनियों के पहले तीर्थंकर में फर्स्ट में अरिष्ट नेमी, चौथा है पार्श्वनाथ, थर्ड है अजित नाथ और चौथा है ऋषभ देव। जल्दी करो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाँ जी साथियों इसका आंसर है 4, ऋषभ देव, जिसे भगवान आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ, भगवान आदिनाथ कहते हैं ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। साथियों ये है संस्थापक, और वास्तविक संस्थापक आएगा तो महावीर स्वामी कहलाएंगे, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, जिनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ था, ऐसी मान्यता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? स्टूडेंट्स इसको तो गलत करना ही नहीं है, अभी अपन ने पढ़ा है इसको, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दो। ऑप्शन फर्स्ट बोध गया, सेकंड लुम्बिनी, थर्ड सारनाथ और चौथा कुशीनगर। ये क्वेश्चन यदि गलत कर लिया ना तो फिर आप देखना, देखे फिर तो क्या मतलब पढ़ने से स्टूडेंट्स, फिर तो क्लास में पता चलेगा, आपको डांटना पड़ेगा, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन गलत कर लोगे तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है स्टूडेंट्स देखो इसमें ये बोध गया में अपने को ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसको? भगवान बुद्ध को। सेकंड लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ, कुशीनारा के अंदर मृत्यु हुई, ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा। तो सबसे पहला उपदेश सारे नाथों को बुला करके सारनाथ के अंदर फर्स्ट उपदेश दिया। इसका आंसर है सी, इसका आंसर जिसने 3 दिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सारनाथ कौंडिन्य व 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिया था। तो ये 60। क्वेश्चन नंबर 61, बोध गया कहाँ पे स्थित है? बोध गया किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड उड़ीसा, थर्ड बिहार और चौथा असम। जल्दी करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। अरे गया जी चलते हैं ना अपन कभी कभार घूमने के लिए, कहाँ पे है बोध गया? कहाँ पे है? हाँ जी ठीक है, बिहार। क्या आंसर है? बिहार, बिहार में बोध गया स्थित है। और बिहार में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाखी के दिन, बैसाख की पूर्णिमा बैसाखी कहलाती है, उस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जातक
किसका ग्रंथ है, जातक ग्रंथ किसके है, तो इसके ऊपर बताओ। देखे ऑप्शन, फर्स्ट वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, व शैव धर्म का। ये 4 ऑप्शन बताए हैं आपके सामने। हाँ जी, जातक ग्रंथ साथियों, चलो ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर है साथियों सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म साथियों, जातक ग्रंथ लगभग 550 के आसपास है, 550 के आसपास है। खुद्दक निकाय, एक निकाय है खुद्दक निकाय, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय का नाम सुना है ना आपने, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। उसी तरह साथियों एक खुद्दक निकाय है, ठीक है। खुद्दक निकाय के अंदर 550 के आसपास भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं, जिसे जातक ग्रंथ कहते हैं, उनका अपने को उल्लेख मिलता है। तो साथियों आज अपन ने लगभग 32 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की। कितने क्वेश्चनों पे? 32 क्वेश्चनों के ऊपर अपन ने चर्चा की। आपके 32 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये साथियों आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके जो 32 क्वेश्चन है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से। और यदि कोई स्टूडेंट्स यदि बीच में जुड़ा है तो साथियों वो भी ध्यान दीजिएगा। आप वापस जैसे वीडियो फिनिश हो जाता है तो वापस देख करके अपना आंकलन करें और उसके अकॉर्डिंग साथियों देखो कि आप अपना मूल्यांकन निकालो। ये मैंने आपके लिए तो किया है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो। तो स्टूडेंट्स हाँ जी, आपको यदि एनीवन किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कॉल करके मुझे बता सकते हैं, और उसमें व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट्स, ये मैं आप सभी के लिए ही प्रयासरत हूँ। स्टूडेंट्स मेरा कोई विद्यार्थी हो, मेरे से पढ़ा हुआ हो, नहीं पढ़ा हुआ हो, या फिर साथियों कोई भी समस्या हो तो स्टूडेंट्स मेरे से शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई वढ़ाई करो स्टूडेंट्स, आप सभी का सिलेक्शन ही मेरी खुशी है, और आप सेलेक्ट हो जाओ। और उसके बाद में मुझे कम से कम याद करना कि चलो मेरे क्वेश्चन कितने आए एग्ज़ाम के अंदर और आपको क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स। हाँ, अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर वगैरह कर लेना, और साथियों अपने स्टेटस पे शेयर कर लेना, ताकि स्टूडेंट्स आप भी और भी स्टूडेंट्स है वो इसको पढ़ सके, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। नियमित मैं कोशिश करूंगा कि 7:30 बजे आपके यही एक लगभग 17-18 पेपर हो जाएंगे साथियों। 550 के आसपास क्वेश्चन है, तो आपके 17-18 क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए तैयार करूंगा। तो उसमें से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ईश्वर करेगा सब अच्छा होगा स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाएं। जितेंद्र अम्पा को दीजिए अनुमति। थैंक यू सो मच।